दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको अणु या परमाणु से देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। तो आज की यह वीडियो अणु या परमाणु से रिलेटिव है और यह वीडियो आपका 1 या 2 नंबर सुनिश्चित करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। कहा जाता है इस चैप्टर में हम देखेंगे फुल डिटेल्स के साथ थियरी इसकी पूरी करेंगे और इसको करने के बाद हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। वैज्ञानिकों आत्वा एल लेवाइजर और जोसेफ एल प्राउड ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के 2 महान नियमों को प्रतिपादित किया। इन नियमों से रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्राप्त हुआ। तो जो दोस्तों केमिस्ट्री के जनक है उनका नाम है लेवाइजिए और केमिस्ट्री के एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम है जे.एल. प्राउड। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पे 2 नियम प्रदान किए हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण, जिसको हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं, और दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इन नियमों को रासायनिक संयोजन या संयोग के नियम कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि रासायनिक संयोग के कितने नियम होते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 2 नियम होते हैं। पहला कौन सा है? द्रव्य की अविनाशिता का नियम और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। आगे हम देखेंगे कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है और निश्चित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम आगे। ये है आपका द्रव्य संरक्षण नियम। इस द्रव्य संरक्षण नियम में ये कहा जाता है कि द्रव्य संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम द्रव्य अविनाशी कहलाता है। यानी कि जो द्रव्य है वो क्या है? अविनाशी है, क्योंकि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है। क्या करते हैं इसमें हम? यह कह रहा है अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जो कुल द्रव्यमान है तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक तत्व है, ये अपना एक कंपाउंड है, और एक NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान दोनों ने मिलके क्या बनाया है? सोडियम क्लोराइड और जल को बनाया है, यानी कि NaCl प्लस H2O यह बनता है। तो इसमें जो इसका द्रव्यमान होगा और इसका द्रव्यमान होगा, दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ने के पश्चात जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसका द्रव्यमान एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सब बराबर हो जाएंगे। यानी कि द्रव्य संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाला उत्पाद है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं उसके द्रव्यमान के क्या होता है? ये बराबर होता है, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। यदि आपको रसायन विज्ञान में किसी भी यौगिक का द्रव्यमान न निकालने आता हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम बता भी देंगे। वैसे आपको एक का हम बता देते हैं। जैसे इसमें HCl है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है और उसका भार भी कितना होता है? 1। और प्लस जो आपका Cl है यानी क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है, इसको आपको जानना है। तो जो क्लोरीन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 35.5, यानी कि आप जब 1 प्लस 35.5 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.5। उसी प्रकार से किसका निकालेंगे? NaCl का निकालेंगे, दोनों का ऐड कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना द्रव्य के संरक्षण नियम। आगे देखते हैं स्थिर अनुपात नियम। ये क्या होता है स्थिर अनुपात नियम? तो इसमें देखते हैं, कहा जा रहा है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी विधि से प्राप्त हुआ हो, उस तत्व के द्रव्यमान
एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यानी कोई एक यौगिक है, वो किसी भी विधि से आप बनाएं, उसके द्रव्य जो उसका द्रव्य का द्रव्यमान होता है वह एक निश्चित अनुपात में रहता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे NO2, इस NO2 में जो इनके बीच जो तत्व हैं उनका अनुपात निश्चित है। जो आपका नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और उसका जो भार है वो कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब भार कितना होता है, 16। तो ओ यहाँ पे 2 है, तो 16 से कितना हो जाएगा, 32। तो इसमें हम देखेंगे इनके बीच ये हो गया 16 32, इसलिए ये 16 32 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यन यहाँ 14 है और 14 में 2 लगा हुआ है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। लेकिन इसमें हम देखना है इनके बीच कौन सा निश्चित अनुपात है। तो यहाँ पे देखेंगे यन कितना है, 1 है, और ओ कितना है, 2। इसलिए इनके बीच अनुपात कितना हो गया, 1 संबंधी 2 का हो गया। यहाँ पे N2 है, यानी यहाँ पे अनुपात कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, इसलिए इसके बीच अनुपात कितना है, 2 संबंधी 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं N2O2 है, तो N2 यानी N कितना है, 2 है, और O कितना है, वो भी 2 है। तो इनके बीच अनुपात कितने का है, 2 संबंधी 2 का है। इसको हम बोलते हैं कौन सा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। आपको याद होगा, हम जब भी पूछे आपको रासायनिक संयोग के नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक द्रव्य की, जो आप पहला देखें, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। हमको उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, अब देखेंगे। इसका परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है, अंग्रेज रसायनज्ञ डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या बोला, परमाणु। कोई पूछे आपसे परमाणु क्या होता है, तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें हम जानेंगे कि इसके बहुत से अपवाद निकले, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बहुत सी कमियां भी निकली, लेकिन फिलहाल अभी तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को देखते हैं। तो ये हो गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो क्या है, कहा डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, ऑप्शन देगा तत्व, अणु, परमाणु, यौगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये हो गया। आगे देखा जाए, एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो से आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समाप्त कर सकते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। क्या बताया डाल्टन ने कहा, डाल्टन कहता है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यानी कि जितने भी द्रव्य हैं, वो चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा कहा जाता है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो हमने ये आपको बताया कि जो परमाणु होता है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होता है न ही उसका विनाश होता है। नेक्स्ट अपना तीसरा है, कहा जा रहा है दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा कहा जा रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी यदि तत्व अलग हैं तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो अलग होगा, और उसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो भी क्या होगा, अलग होगा। पांचवा कहा जा रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर निर्मित होते हैं। दोस्तों ये अपना टॉपिक रहा। आगे देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट क्या होता है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है।
आगे हम जानेंगे, सीधे सीधे कहा जाए परमाणु जो द्रव्यमान होता है क्या है, यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार यदि आपको जानना है तो उस परमाणु भार का मतलब है कि आप उस तत्व के परमाणु का औसत भार जान लें और कार्बन 12 का जो एक अणु है उसकी संख्या से आप डिवाइड करें और उसमें इंटू 12 कर लें, तो किसी तत्व का क्या पता चल जाता है हमको, परमाणु भार का ज्ञान हो जाएगा। आगे देखते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होती है। संयोजकता की परिभाषा है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। आपको यदि परिभाषा से ना समझ में आए तो हम बताते हैं आपको संयोजकता क्या होती है। जैसे लिखा हुआ है H2O यानी कि जल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जल का, उसमें लिखा हुआ है H2O। तो दोस्तों जो अपना हाइड्रोजन होता है, किसी भी एक तत्व को अस्थायी होने के लिए अष्टक बनाने की जरूरत होती है। तो जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और जो दूसरा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक कितना है, इसका 1 है। तो ये है, इसको 1 है, इसको अष्टक बनाने के लिए यानी अष्टक जो 8 बना लेता है वो अस्थायी हो जाता है। इसको अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर एक और तरीका होगा कि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तब भी ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे H2O और ऑक्सीजन का क्या होता है, तो आपको ये पता चल गया कि हाइड्रोजन 8 अष्टक बनाने के लिए अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को ले सकता है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो अस्थायी हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो जब इसका 8 होता है तो जब इसकी वैलेंसी हम करते हैं तो पहले में कितने भर जाएंगे, 2 भर जाएंगे, और दूसरे में कितने भरते हैं, 8 भरते हैं। तो जब पहले में 2 भर गए तो दूसरे में कितने भरेंगे, केवल 6 ही भर पाएंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 और बच रहे हैं, क्योंकि 8 इसका है। 8 में 2 यहाँ आप भर दिए तो 6 यहाँ भरेंगे, जब 6 भरेंगे तो कितने की कमी हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए या तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों जिनकी संख्या कम होती है यानी हमको 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है और यहाँ पे हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, तो जिसकी संख्या कम होती है वही आपकी क्या बनती है, संयोजकता। इसलिए हम पूछे कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है तो आप कहेंगे 1 होती है। यानी किसी भी तत्व का अपने को अस्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन को लेने की क्रिया ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो हाइड्रोजन की कितनी हो गई, 1 हो गई, और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 2 हो गई। हमको उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो ये हो गई अपनी वैलेंसी। आगे देखते हैं हम आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी तत्व या यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ये तो परिभाषा है आपका। आगे हम इसका जब किसी तत्व का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो ये फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। इस फार्मूले से कभी काल ऑप्शन में फार्मूला ही दे देगा और आपसे पूछेगा कि आणविक द्रव्यमान का कौन सा फार्मूला है, तो ये फार्मूलों को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अपना छोटा सा एक चैनल है जिसमें अभी 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल टॉपिक कराए गए हैं और आप इनको तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल साइंस में आपका 25 में से 25 आना निश्चित हो जाएगा। अब हम हर एक टॉपिक के जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ वहाँ से क्वेश्चन को कराएंगे। देखिएगा एग्ज़ाम में कितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को ये तोड़ के रख देगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगला रहेगा मोल धारणा। मोल धारणा क्या है, तो मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो कभी वहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, 1 मोल बराबर कितना होता है, तो यही आपको लर्न करना रहेगा। 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ये होता है। 1 मोल के बराबर इतना आप याद रखिएगा, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, मोल का द्रव्यमान। मोल का द्रव्यमान जानना हो तो 1 मोल कार्बन 12 का भार 12 ग्राम होता है, जो इसके ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। यानी किसी के मोलों की संख्या जाननी रहे तो आप ग्राम में भार निकाल लीजिए उसका, और उसके परमाणु भार से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हमको पता चल जाता है, मोलों की संख्या पता चल जाती है। आगे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपका इस चैप्टर से आने वाला कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप आराम से इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विकल्प के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक बड़े पात्र में 2 बीकर रखे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बड़े पात्र में 2 बीकर रखे हैं, उनमें से एक में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन तथा दूसरे में सोडियम क्लोराइड का विलयन रखा है। पात्र को तौल देते हैं, इसके पश्चात दोनों बीकर के विलयन को भली भांति मिला देते हैं। अब पात्र को पुनः तौल लेते हैं, पात्र का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आप पहले टॉपिक यानी रासायनिक संयोग के नियम जब हमने पढ़ा था तो हम पढ़े थे निश्चित अनुपात का नियम। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब हम 2 तत्वों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो नए कंपाउंड बन जाते हैं, उनके जो भार होते हैं एक दूसरे का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, यानी बराबर होता है। तो क्या होगा, जब सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के विलयन को मिलाएंगे और उसको तौलेंगे, तौलने के पश्चात जो बनेगा उसको फिर पुनः आपस में मिला के तौलेंगे, तो उनके पात्र का द्रव्यमान क्या रहेगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, या अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका राइट आंसर आपको सही पता होगा कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, एक बराबर रहता है यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, सोडियम तत्व का प्रतीक है। तो सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम तत्व का प्रतीक आपको पता होगा, बी ऑप्शन यानी कि Na होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है। तो इसमें नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, ऑप्शन नंबर पहला Na लिखा हुआ है। Na मतलब क्या होता है, निकिल है, और Na मतलब क्या होता है, सोडियम होगा, और N मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का प्रतीक बताना। इसमें कि जो सिल्वर होता है उसका प्रतीक क्या होता है, तो सिल्वर का प्रतीक जो है वो क्या है आपका, Ag है। Ag सिल्वर का प्रतीक होता है। कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी Hg किसका प्रतीक है, Hg का किसका प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 5वां, एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3 है, तथा सल्फेट आयन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 2 है। तो एल्युमिनियम की संयोजकता आप देख रहे हैं 3, और सल्फेट की संयोजकता देख रहे हैं कितना है आपका, ये आपका सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होगा। तो दोस्तों, जो एल्युमिनियम होता है उसको आप देखिए एकदम डिटेल में बढ़िया से, एल्युमिनियम का होता है आपका Al हो जाएगा, और जो सल्फेट होता है वो होता है आपका SO4। तो एल्युमिनियम सल्फेट में कह रहा है जो एल्युमिनियम है उसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, यानी Al की संयोजकता जो है वो कितनी है, 3, और सल्फेट की कितनी है, 2। तो जब संयोजकता जो होती है, संयोजकता में क्या होता है, जब कोई भी अणुसूत्र बनता है तो एक तत्व, जो पहला तत्व आपका Al, ये अपनी संयोजकता इसको देगा, और सल्फेट जो होता है वो अपनी संयोजकता इसको देगा, इस आधार पर ये जुड़े होते हैं। तो एल्युमिनियम का आप देख रहे हैं संयोजकता कितनी है, 3, तो ये अपनी संयोजकता किसको देगा, सल्फेट को देगा, यानी कि सल्फेट मतलब SO4 यानी इसको दे देगा। तो इसका हो जाएगा AlSO4
थ्राइस यानी कि 3 हो जाएगा। और सल्फेट जो है उसकी संयोजकता आप देख रहे हैं 2 है, तो ये अपनी देगा, तो ये हो जाएगा कितना 2, यानी Al2SO4 का थ्राइस। तो ये ऑप्शन कौन है, Al इस ये भी नहीं होगा, दूसरा Al2SO4 ये भी नहीं होगा, ये आपका तीसरा Al2SO4 का 3, हाँ ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल समझाने की आपको अच्छी कोशिश करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हम खुद सेलेक्टेड हैं तो आपको बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। आप ध्यान से बस वीडियो को पढ़ते रहें और बस विश्वास बनाए रखें, आपका क्वेश्चन होने वाला है। चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपको पेपर में तो आ ही जाएंगे। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 तथा नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। तो मैं अब देखते हैं, मैग्नीशियम 2 है और ये नाइट्रोजन 3 है, तो मैग्नीशियम मतलब हो जाएगा Mg, जो आपका ये कौन सा है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन जो है उसका हो जाएगा N। तो मैग्नीशियम की संयोजकता आपका 2 है और नाइट्रोजन की 3 है, तो नाइट्रोजन ये है, ये अपनी संयोजकता इसको देगा, तो ये हो जाएगा Mg3। और मैग्नीशियम का 2 है तो वो अपना नाइट्रोजन को दे देगा, तो Mg3N2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, Mg3N2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही। मैग्नीशियम की 2 है तो मैग्नीशियम दे दिया इसको, नाइट्रोजन की 3 है तो ये दे दिया इसको Mg3N2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा Mg3 और N2। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि धातु M की संयोजकता 3 हो तथा सल्फेट मूलक की संयोजकता कितनी हो, 2 हो, तो धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो धातु के सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये आपका M की संयोजकता कितनी है, 3 है, और सल्फेट की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे। M और सल्फेट SO4, तो M की कितनी है संयोजकता 3 है, तो ये M इसको संयोजकता अपना इसको दे देगा और सल्फेट अपना दे देगा इसको, Mg2SO4 का 3, Mg2SO4 का 3, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका वक्त ज़्यादा लेते ना हुए, आप हमको उम्मीद है आप समझते होंगे, इसलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र हमने अभी तो देखा है कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो आणविक सूत्र होता है, पहला ऑप्शन है MgSO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 9 रहेगा, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो बेरियम कार्बोनेट के सूत्र पूछे जाते हैं, तो ये बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो कार्बोनेट सी यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका BaCO3, ये बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा AlPO4 में Al की संयोजकता कितनी है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, AlPO4 में एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, ये होता है आपका ऐसे Al, छोटा गलत हो गया है, AlPO4 ये होता है, जिसमें एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक सल्फेट यानी कि सूत्र फेरिक सल्फेट मतलब आपका हो जाएगा Fe2SO4 का थ्राइस, यानी ऑप्शन नंबर ए फेरिक सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। आगे है, पारे का प्रतीक क्या होता है। दोस्तों पारे का जो प्रतीक होता है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Hg, ये पारे का प्रतीक होता है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, तो पोटेशियम का प्रतीक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी K पोटेशियम का प्रतीक होता है। आगे देखते हैं 14 नंबर, क्रोमियम का प्रतीक क्या है। क्रोमियम यानी क्रो माने Cr, क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है, Cr होता है। अगला है CuSO4 में Cu की संयोजकता कितनी है। दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है इसको इसमें हम बताना है, Cu यानी कॉपर सल्फेट में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में Cu की जो संयोजकता होती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 होती है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का आपको सूत्र बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट का जो सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम फास्फेट का ऑप्शन नंबर पहला Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन रहेगा, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान की जो क्या इकाई होती है।
तो परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसकी इकाई क्या होती है? मोल होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इसकी इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान की मोल होती है। ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक दोस्तों क्या होता है? कार्बन कौन? बार बार हम परिभाषा जब पढ़ा रहे थे आपको तो यही आ रहा था, कार्बन 12 होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 19 नंबर, कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो कार्बन 12 के अनुसार ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है बताएं तो? लगभग 16 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपना सही, बी वाला निकल लीजिए, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो आणविक जो द्रव्यमान होता है उसकी इकाई क्या होती है? ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ नहीं, यानी कोई इकाई नहीं होती है, उनकी इकाइयाँ सब मोल हैं, सब मोलों में नापते हैं। नेक्स्ट, एवोगैड्रो संख्या प्रदर्शित करती है। दोस्तों एवोगैड्रो संख्या याद है आपको, हमने बताया था कितना मोल होता है, एक मोल का भार कितना होता है वो बताना है आपको। एक मोल का भार इसमें कितना होता है? तो 6 कितना होता है? 6.02 गुणे 10⁻23। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला रहेगा अपना, एवोगैड्रो संख्या प्रयुक्त की जाती है केवल परमाणुओं के लिए, केवल अणुओं के लिए, केवल आयनों के लिए, सभी प्रकार के कणों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। सभी प्रकार के कणों के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? एवोगैड्रो नंबर को। 23 नंबर, 12 ग्राम कार्बन का परमाणुओं की संख्या है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 12, और ये अब इसका यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CO2 के 1 मोल में होते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल वही आपका है 6.02 × 10⁻23 अणु। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।